जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन मेरे मित्र, यानी कि प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। रोजाना की तरह जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि 2 अक्टूबर का आपका एग्जाम होने वाला है, 2 से 5 अक्टूबर का आपका पेपर है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन ये साबित होने वाला है। तो यहाँ पर जो बेहतर बेहतर क्वेश्चन बनते हैं, जो रेलवे ने बार बार पूछे गए, वो क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम। ठीक है, बता दो दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर दिया तथा रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। तो इसका आंसर दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 66 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको बताया दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के महत्व को देखते हुए मनाया जाता है। आपको बता दो दोस्तों, सीवी रमन को वर्ष 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डाउन्स बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान को। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, और उत्तरी अमेरिका में स्थित घास के मैदान को दोस्तों प्रेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेरी कहाँ के घास के मैदान को बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों? स्टेपीज है। स्टेपीज कहाँ का बोला जाता है दोस्तों? यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया में विस्तृत घास के मैदान को स्टेपीज बोला जाता है। और दोस्तों लानोस कहाँ के घास के मैदान को बोला जाता है दोस्तों? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में स्थित यानी कि विस्तृत घास के मैदान को क्या बोला जाता है? लानोस। लानोस कहाँ के घास के मैदान को बोला जाता है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में विस्तृत घास के मैदान को लानोस बोला जाता है। और डाउन्स कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। तो सारे को प्रश्नों को याद रखेंगे। प्रेरी भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रेरी कहाँ का बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, कब दिया गया दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो किसके तहत दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरान दिया है, मैग्नीज दिया है, निकेल दिया है, उपयुक्त सभी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको दोस्तों बता दूं, पौधों के समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, निकेल एवं जिंक, ये सब क्या होते हैं? पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व होते हैं, यानी कि पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म जो होते हैं पोषक तत्व ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और हमेशा दोस्तों ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आप दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया।
स्वामी दयानंद सरस्वती उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे आप दोस्तों जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अस्थियों का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसका? अस्थियों, अस्थियों मतलब हड्डियों का दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया जाता है? अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी पूछा गया प्रश्न। कबीर दास को दोस्तों अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं किया जाता है। सूरदास है, चित स्वामी है, नंददास है, ये सब क्या है दोस्तों? अष्ट यानी कि अष्टछाप कवियों में शामिल है। और कबीर दास दोस्तों अष्टछाप कवियों में शामिल है। अष्टछाप कवियों में दोस्तों बता दूं कौन कौन है? सूरदास, नंददास, परमादास, ठीक है, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, ये सब क्या है दोस्तों? अष्टछाप कवियों में। लेकिन ये ऑप्शन में दोस्तों हर बार रहता है कबीर दास। ठीक है, तो कबीर दास को आप याद रखेंगे, अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इनका आंसर दोस्तों, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले कितने थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों? हटा दिया गया। ठीक है, अब वो कानूनी अधिकार में चला गया है। तो अब कितने हैं दोस्तों? तो कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट है और ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को दोस्तों पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र ने दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और बता दो दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लिखित है। यह मंत्र दोस्तों सविता, ठीक है, सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। इसलिए दोस्तों आप याद रखेंगे। अब पूछा जाता है दोस्तों गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसमें दोस्तों आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न। दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 13वां, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? पूछा गया। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं वैदिक साहित्य में 6 वेदांग बताए गए हैं। वैदिक साहित्य में कितने वेदांग बताए गए? 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और कौन कौन से बताए गए दोस्तों? तो 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण तथा ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। कौन कौन? एक बार और सुन लीजिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण तथा ज्योतिष। ये वैदिक साहित्य में 6 वेदांग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसे भी याद रखेंगे और ये भी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कंप्यूटर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। मॉनिटर क्या होता है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? ये भी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है दोस्तों? ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो कीबोर्ड दोस्तों है ना, ये क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ये क्या आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? नहीं, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। दोस्तों आपको बता दूं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में निर्देश अथवा डाटा फीड करने के लिए किया जाता है, और जबकि दोस्तों आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगी ट्रिपल सी कोर्स के नाम से। ठीक है, एक आपको प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे जाएंगे चैनल पे, तो वहां पे दोस्तों कंप्यूटर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो वहां से आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रिपल सी भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और जानकारी। नेक्स्ट देखिएगा, 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? चारों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अजंता की गुफा है। निम्न में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? तो अजंता की अधिकांश गुफाएं दोस्तों क्या है? गुप्तकालीन है। ठीक है, आपको बताओ दोस्तों अजंता का निर्माण 2री सदी ईसा पूर्व में से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व लगभग 9वीं सदी तक होता रहा। अजंता की अधिकांश गुफाएं दोस्तों गुप्त काल में बनी है। तो इसमें लिख रहा है प्रश्न में निम्न में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? तो अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन है। इसे याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? विषाणु से होने वाला बीमारी पूछ रहा है। इन्फ्लुएंजा, यस ये भी है। चेचक ये भी है। हाइड्रोफोबिया ये भी है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी विषाणु जनित बीमारी है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अकादमी संस्थान कब की गई? ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए, भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? भारतीय नाट्य अकादमी स्थापना कब की गई, यानी भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दोस्तों हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1975 में लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। यह अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ये सही हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक है, मैथ बेसिक से और 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से, अगर आप मैथ में कमजोर है छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां पे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों जब वहां आपकी मैथ की चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप मैथ के प्रश्नों को दोस्तों सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो दोस्तों मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो देखिएगा 21वां प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद जाइए। 21वां प्रश्न है पिरेनीज, ठीक है, पिरेनीज, ठीक है, पिरेनीज
पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ठीक है, जो पिरेनीज पर्वत है इन दोनों देशों को अलग करता है। ठीक है, यानी कि बॉर्डर है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? फ्रांस और स्पेन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 22वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हमेशा दोस्तों पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सामान्यतः हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात यह श्वास द्वारा ली जाने वाली निश्चेतक होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? N2O। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी बोल दें तो N2O आप याद रखेंगे। हंसाने वाली गैस का है तो लाफिंग गैस का मतलब ही हो गया हंसाने वाली गैस N2O। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्ष का होता है पूछ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तो दोस्तों बता दूं 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। ठीक है, यानी वो 70 वर्ष का हो जाए या 5 वर्ष अपनी वो पूरी कर ले कार्यकाल। ठीक है, तो यही इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक हैं। पूछा गया प्रश्न है, हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक है यानी लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्नेह सप्रू। हेलो फरमाइश पुस्तक के लेखक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 25वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? तो आपको बता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है।